हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आप लोगों से जो डिस्कस करना चाहते हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एडमिशन ले लिया है और आप अपनी तैयारी में आप लग गए। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है इसमें सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट्स कितने हैं और मार्क्स कितने होते हैं, किस सब्जेक्ट्स के कितने मार्क्स होते हैं या कितने मार्क्स का पेपर होता है, और इंटर्नशिप क्या होती है, ये कब लगती है और एग्जाम कब तक होंगे। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो जाता है यानी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में ही हम आज बात कर रहे हैं। तो इसमें ये जान लेते हैं कि ये कितने ईयर का होता है और कितने कितने मंथ्स के, मतलब यानी कितने मंथ्स का एक सेमेस्टर होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये आपका हो जाता है ये 2 इयर्स का होता है। कितने का होता है? तो 2 इयर्स का होता है और इसमें 6 मंथ यानी 6 मंथ के आपके एक सेमेस्टर यानी 6 मंथ का आपका एक सेमेस्टर हो जाता है। यानी आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया है और आपका जो एडमिशन हो जाता है वो देखिए आपने कब लिया, तो आपका हो जाता है 21 नवंबर से आपने स्टार्ट कर दिया है। तो आप इसके अकॉर्डिंग समझ लें आपको ये फर्स्ट सेमेस्टर 6 मंथ में आपको कंप्लीट करना है। इसमें करना क्या है आपको, फर्स्ट यानी जो आपके जो मंथ हो जाते हैं यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यानी 5 मंथ जो आपके हो जाते हैं वो तो आपको अपने कॉलेज में जाकर, जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है वहाँ पे आप जाकर और स्टडी करते हैं, क्लास अटेंड करते हैं और तैयारी को करते हैं। और उसमें जो आपका 1 मंथ बचता है तो उसमें आपको जाना होता है अपने नजदीकी स्कूल या जो भी आपने प्राथमिक विद्यालय चूज किया हो, जहां पे आपको जाने में सुविधा हो वो स्कूल आप यानी प्राथमिक विद्यालय आप चूज कर सकते हैं और वहां पे जाके आप बच्चों को पढ़ाएंगे। किस क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे? तो 1 to 5, ठीक है ना, 1 से 5 तक के बच्चों को आप पढ़ाएंगे। यानी कि ये आपका 6 मंथ का एक सेमेस्टर हो जाता है। तो यहां तक बात हो गई। अब देखिए इसमें हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, हमें किस तरह से पढ़ने हैं। ऐसा तो नहीं है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको हमने कभी पढ़ा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, उनके बारे में जाना ही नहीं, ऐसे तो कोई सब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों एक होता है कि हमने अभी तक जो पढ़ाई करी है वो इनफ है, डीएलएड के लिए वो इनफ है। लेकिन इस कहते नहीं कि इसमें बिल्कुल मत रहिएगा कि जितने आपने सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं और आपने जितना आपको ज्ञान है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, जितना भी ज्ञान हो कम है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग नहीं कि हमको जितना आता है इनफ है, हम उसके अकॉर्डिंग वर्क कर लेंगे। तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो रही हैं, यानी चेंज ऐसे हो रही हैं, यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट जो आपने ना तो कभी सुने होंगे और अगर जैसे सेमेस्टर से पहले यानी आप एडमिशन लेने से पहले तो आपने ना तो उसको पढ़ा होगा। तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट हो जाते हैं तो इनके बारे में पहले जान लेते हैं। तो सैद्धांतिक विषय हो जाते हैं। सैद्धांतिक विषय इसमें आपका हो जाता है प्रथम प्रश्न पत्र जो आपका आता है वो बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। इसमें क्या करना होता है, इसमें करना ये होता है, तो देख लेते हैं। देखिए इसमें जो प्रथम प्रश्न पत्र हो जाता है यानी कि आपका जो फर्स्ट पेपर है वो बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, ये आपका अगर हम बात करें तो ये कितने नंबर का होता है? तो ये 50 नंबर का होता है। और अगर बात करें कि ये कितने घंटे में आपको इसको करना होता है तो 2 घंटे में आपको इसको करना होता है। कितने घंटे में? तो 2 घंटे में आपको इसको कंप्लीट करना होता है। क्योंकि जो भी आपके जैसे कि आपके जो सब्जेक्ट हो जाते हैं 50-50 नंबर के, इस पे थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। जो भी आपके सब्जेक्ट 50 नंबर के हो जाते हैं उनको आपको 2 घंटे में करना होता है और इसमें कम से कम आपको 25 नंबर लाने ही लाने रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने 25 नंबर से कम यानी 24 नंबर आपके आए तो आपकी बैक लग जाती है। और एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि डीएलएड बीटीसी
यानी डीएलएड या आप कह लें या बीटीसी कह लें, इसमें सबसे ज्यादा बैक लगती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा, या आपके आसपास में कोई हो आपको मशवरा दे रहे हो कि नहीं जितना आता है उतना ठीक है, उतने में आपका हो जाएगा, या आपने मन बना लिया है उतने में हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आपके कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपने कभी नहीं पढ़ा है ना सुना है उसके बारे में, तो आप कैसे कर लोगे, है ना। तो ये चीज हो जाती है। तो यहाँ पे आपका हो जाता है कि 25 नंबर अगर आपके हैं तो ठीक है कि मतलब पासिंग मार्क्स है ये, क्योंकि आपको परसेंटेज बढ़ाना है वो तो हम बाद में बात करेंगे, पहले पासिंग मार्क्स की बात कर लेते हैं। तो 25 नंबर का है, इसमें आपको 2 घंटे का समय मिलता है और वर्क करना रहता है। अब अगर बात करें कि इसमें आपको ये कितने क्वेश्चंस इसमें आते हैं, 2 घंटे का है, तो आप सोचोगे 2 घंटे तो बहुत हुए और क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो इसमें आप ये चीज समझ लें कि इसमें जो ये आपका पेपर हो जाता है तो इसमें क्वेश्चंस कितने आते हैं। इसमें क्वेश्चंस आपके आते हैं, पहले 15 क्वेश्चन तो आपके हो जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है ना, वस्तुनिष्ठ टाइप हो जाते हैं। उसके बाद 15 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस। ये आपके टोटल कितने हो गए 30, यानी 30 आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं। उसके बाद आपके 10 क्वेश्चन ये आपके लघु उत्तरीय में आते हैं, तो टोटल आपके कितने हो जाते हैं, तो टोटल आपके 40 क्वेश्चंस हो जाते हैं। ये आपको 2 घंटे में कंप्लीट करना है, प्लस आपको हर चीज का ख्याल भी रखना है, मेंटेनेंस का भी, ये मतलब कि कॉपी को हम अच्छे से करें, ये सब चीजें। खैर ये तो हम आपको आगे बताते चलेंगे कैसे क्या है, और इस पे हम वीडियो भी बनाएंगे कि आपको कॉपी कैसे लिखनी है, किस तरह से आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना, ये सब चीजें हम बताते हुए चलेंगे। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जो भी हम आपको वीडियो देंगे तो वो आप तक पहुंच जाएंगे और आप उसको आसानी से देख सकते हैं, उसमें सर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आपने उससे स्टडी करी, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहां तक आपकी बात हो गई। अब ये देख लें बाल विकास में होता क्या है। तो बाल विकास में ये होता है कि जो बच्चे का, यानी उसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे कि बच्चे ने जब जन्म नहीं लिया, यानी जो उसकी अवस्था भ्रूणावस्था होती है, वहां से लेकर बच्चे ने जब जन्म लिया और वो उसमें जो शिशुअवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, किशोर अवस्था को कौन सी अवस्था कहते हैं, तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था कहते हैं, है ना। तो इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे और कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो भी हम शेयर करते चलेंगे। दूसरी बात, एक चीज और बताना चाहेंगे कि जो ये आपका सब्जेक्ट हो जाता है प्रथम प्रश्न पत्र यानी बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, तो ये आपके डीएलएड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। उसके अलावा और भी हो जाता है, जैसे आपका सीटेड हो जाता है, और भी जो एग्जाम हो जाते हैं। तो उसके लिए अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इसको अच्छे से समझ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, चीजों को बारीकी से जान लिया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अब क्या है, अब सीटेड का एग्जाम भी आप कैसे दे सकते हैं, तो आपने डीएलएड में एडमिशन लिया और उसके बाद जैसे ही सीटेड की नोटिफिकेशन आती है आप उसमें फॉर्म डाल सकते हो और एग्जाम दे सकते हैं, तो आपका डबल फायदा है और ये तो आपको करना ही करना है। हालांकि मैं तो यही कहूंगी कि आप लोग अगर आपके पास टाइम है और आप इतना कर पा रहे हैं, कर सकते हैं, तो आप करिए, क्योंकि इसमें क्या होता है आपकी हैबिट पड़ती है। खैर वो तो बात अलग की हो गई, हम लोग यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आपका द्वितीय प्रश्न पत्र जो हो जाता है वो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये आपका कितने नंबर का होता है, तो ये भी आपका 50 नंबर का होता है और इसमें भी आपको 25 नंबर लाने ही लाने रहते हैं। अगर 25 से अगर आपने 24 नंबर भी आपने गेन किए, यानी 24 नंबर भी आप लाए, तो आपकी बैक लग जाती है। ये मैं बैक वर्ड क्या बोल रही हूँ, आपको कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है कि मैम ये कह रही हैं कि अगर अच्छे से नहीं पढ़ाई करी तो इसमें बहुत ज्यादा बैक लगती है, ठीक है ना। तो यहां तक हो जाता है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो द्वितीय प्रश्न पत्र है इसमें शिक्षण अधिगम के सिद्धांतों को पढ़ेंगे कि किस तरह से हमें बच्चों को एजुकेशन देनी है, किस तरह से हमको उनको किन किन विधियों से बच्चों को सिखाना है। क्योंकि एक चीज और भी तो है, आप लोग
हो सकता है जानते हो सकता है नहीं भी जानते, ज्यादातर लोग जानते हैं कि अब कैसी नीति आई है कि बच्चों को ना डांटना है ना मारना है, बच्चों को प्यार से पढ़ाना है। कभी भी बच्चे डांट मार से नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए बहुत सारी विधियां भी बनाई गई हैं कि बच्चों को एक तरीके से, एक ट्रिक से अच्छा पर्यावरण देके, अच्छा परिवेश में, यानी अच्छे परिवेश में बच्चों को शिक्षा देनी है। और जहाँ पे अच्छा परिवेश हो जाता है उससे अच्छा कोई भी वातावरण नहीं हो सकता है। वहां पे आप कितना भी बच्चों को रटाने की प्रक्रिया और आप बच्चों को बार बार ये चीज कहें, इसको बार बार लिखो, उन सब चीजों से अच्छा होता है उनको अच्छे परिवेश में ले जाए। अच्छा परिवेश में आप जब उनको शिक्षा देंगे बिना डांटे हुए, बिना मारे हुए बच्चों को, तो वो शिक्षा बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही फायदेमंद होती है। तो खैर इन सब चीजों पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे बच्चों को कौन कौन से शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं और किस तरह से बच्चों को शिक्षा देनी है। उसके बाद आपके देखिए ये तो आपके हो गए सैद्धांतिक विषय। अब बात कर लेते हैं सामान्य विषयों की। तो सामान्य विषय जो आप स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो आपके लिए ये नया विषय नहीं है, लेकिन इसमें भी आपको मेहनत करनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपने जो पिछला पढ़ रखा है उसी से आप कर ले जाएंगे, इनफ है। क्योंकि यहाँ पे इनफ की बात नहीं, यहाँ पे है कि इनफ ऐसे नहीं है, क्योंकि टाइम कम होता है, काम ज्यादा होता है, यानी वर्क ज्यादा करना होता है, क्वेश्चन भी अच्छे खासे आते हैं। तो आपको सब एक्यूरेट चीजें लिखनी होती है। एक्यूरेट चीजें का मतलब ये होता है कि पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है, वो नहीं कि आप फैला के लिख दो, कुछ भी लिख दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं यहाँ पे डरा नहीं रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ, चीजों को आप लोग समझते हुए चलें और उस पर ध्यान दीजिए और जरूर से जरूर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट हो जाता है थर्ड सब्जेक्ट यानी तृतीय, ये हो जाता है साइंस। ये आपका 1 घंटे का होता है, यानी कि जो साइंस का पेपर है उसको आपको 1 घंटे में सॉल्व करना रहेगा, और 1 घंटे में सॉल्व करना रहेगा। और इसमें नंबर आपको कितने, यानी ये 25 नंबर का होता है, और इसमें कम से कम आपको कितने नंबर लाने रहते हैं, तो कम से कम इसमें 12 नंबर आपको लाने रहते हैं। अगर 12 से 11 भी हो जाते हैं तो भी आपके लिए समझ लीजिए कि बैक लग जाती है, ठीक है। तो और इसमें साइंस में करना क्या रहता है, देखिए चित्र भी आते हैं, ऐसा नहीं कि चित्र के साथ एक्सप्लेन करें, तो उन सब चीज़ों पे सूत्र भी आते हैं। तो हर चीज़ ये है कि आप जब पढ़ेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे, तो आपको कुछ भी टफ नहीं लगेगा। उसके बाद मैथ की बात कर लेते हैं। एक चीज़ यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि मैथ में सबसे ज़्यादा बैक लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि ध्यान लोग नहीं दे पाते हैं। जब ध्यान नहीं दे पाते, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सिर्फ उन्हीं की बैक लगती है कि जिन्होंने ध्यान नहीं दिया। कभी कभी टॉपर्स की भी बैक लग जाती है। हालांकि टफ नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे तो बैक लगने का कोई सवाल नहीं। लेकिन कभी कभी कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है जिससे टॉपर्स की भी बैक लगती है। तो उसमें कोई वो नहीं है कि बस बैक लग गई तो बहुत बुरा हो गया, हम आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन जब हमको ये पता है कि इसमें लगती है बैक, तो हम उसी तरह से तैयारी करते हैं। बाद में वो जो ट्रेजेडी वाली बात है वो तो बाद की बात है कि अगर कुछ ऐसा होता है, ऊपर वाला ना करे कि ऐसा कुछ हो, तो वो बात अलग की हो गई। यहाँ पे सिर्फ स्टडी की बात हो रही है। तो आप लोग जब तैयारी करेंगे तो आप अच्छे से वर्क कर पाएंगे। और कुछ लोगों का ये कहना होता है कि बॉयज की मैथ जो है वो अच्छी होती है गर्ल्स की अपेक्षा। लेकिन ये चीज क्या दर्शाती है? ये चीज रूढ़िबद्धता दर्शाती है। क्यों? क्योंकि ये कहना बिल्कुल भी गलत है कि बॉयज की मैथ अच्छी होती है गर्ल्स की अपेक्षा, तो नहीं। क्योंकि क्या होता है, गर्ल्स उस पर स्टार्टिंग से नहीं ध्यान दे पाती, वो आर्ट साइड में चली जाती हैं और उसी पे वर्क करती हैं। कुछ ड्राइंग ले लेती हैं तो ड्राइंग उनकी बहुत अच्छी होती है। बॉयज मैथ ले लिए तो मैथ उनकी बहुत अच्छी हो गई। यानी सारा खेल किसका है? आप बार बार जिस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैथ आपका, या सब्जेक्ट कोई भी ले लीजिए, और मैथ तो खास कर से वो प्रैक्टिस पर होती है। तो आपने सीखा और प्रैक्टिस करी तो आपको मैथ आ गई। तो ये चीज आप बिल्कुल माइंड से हटा दें कि गर्ल्स के लिए मैथ नहीं है, बॉयज के लिए है। यहाँ पे ये चीज कहना गलत हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आप लोग बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। जो बॉयज हैं वो तो सीखते ही सीखते हैं, और गर्ल्स भी सीखती ही सीखती हैं, ठीक है। तो सीखने पे सारी चीजें डिपेंड है। और एक चीज और बताना चाहेंगे, मैथ का तरीका क्या होता है सीखने का। जैसे मान लीजिए आपने आज 2 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, यानी आपने 2 क्वेश्चन सीखे। अब आपको क्या करना है, कल आपके क्या हो गए, आपके आज आपने 2 क्वेश्चन सीखे, कल आपके वो 4 हो गए, और फिर 4 में आपने +2 कर दिए तो आपके 6 हो गए, और फिर इसमें 2 और प्लस कर दिए तो आपके कितने हो गए, 8 हो गए। अब
यहाँ पे ये प्रक्रिया रहेगी कि आपने फर्स्ट डे से जितना पढ़ा है, सेकेंड डे में 4 क्वेश्चन, थर्ड डे में 6 क्वेश्चन, फोर्थ डे में 8 क्वेश्चन, आप स्टार्टिंग से रिवीजन करते चलें, उसकी प्रैक्टिस करते चलें। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट होंगी और आप अच्छे से कर पाएंगे, और 1 घंटे का जो टाइम है वो आपके लिए इनफ होगा। ठीक है ना। तो सारी चीज़ें प्रैक्टिस पर डिपेंड करती हैं। उसके बाद आपका पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन हो जाता है। ये भी आपका 50 नंबर का होता है। इसमें भी आपको कितने लाने रहते हैं, तो 25 नंबर लाने रहते हैं। उसके बाद षष्ठम प्रश्न पत्र आपका हिंदी का हो जाता है। ये भी आपका 25 नंबर का होता है। सेम इसमें भी है कि आपको 12 नंबर लाने ही रहते हैं। सप्तम प्रश्न पत्र की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये संस्कृत या उर्दू, यानी आपने इसमें चूज कर लिया होगा, क्योंकि अगर जिसको संस्कृत में जैसे ये होता है कि भाई हमारी पकड़ जो मजबूत है वो संस्कृत में है, या जिसकी पकड़ मजबूत उर्दू में होती है वो उर्दू सब्जेक्ट चूज करते हैं। तो इसमें आपको देखिए फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, यानी यहाँ पे समझ लें जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर अभी हो गया और आपका जो थर्ड सेमेस्टर होगा उसमें आपको क्या करना होगा। अगर आपने संस्कृत सब्जेक्ट चूज किया है तो आपको संस्कृत पढ़नी रहेगी, और अगर आपने उर्दू सब्जेक्ट चूज किया है तो आपको उर्दू सब्जेक्ट पढ़ना रहेगा। उसके बाद अब आप सोचेंगे कि मैम फिर सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, तो सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना रहेगा, तो सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर में आपको इंग्लिश पढ़नी रहेगी। क्या पढ़ना रहेगा, तो इंग्लिश पढ़नी रहेगी। तो इस तरह हालांकि हर चीज़ें हम आपको बताते चलेंगे, अभी यहाँ पे तो हम डिस्कस कर रहे हैं और आगे भी हम डिस्कस करते रहेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि उर्दू के लिए आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि देखिए संस्कृत भी हम आपको सारे नोट्स बनवाएंगे, सारे क्वेश्चंस और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि सारी क्लासेस होंगी, और इसी तरह उर्दू की भी सारी क्लासेस हमारे चैनल पर कराई जाएंगी और अच्छे ढंग से कराई जाएंगी। अगर आपको उर्दू नहीं भी आती है और आपने ये सब्जेक्ट चूज किया है तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं। हम स्टार्टिंग से आपको उर्दू सिखाएंगे और आप अच्छे से कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है ना। और उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो जाता है जो यानी 8 नंबर का क्वेश्चन, यानी 8 नंबर का हो जाता है सब्जेक्ट वो कंप्यूटर शिक्षा। और कंप्यूटर शिक्षा भी आपकी कितने नंबर की होती है, तो 25 नंबर की होती है। इसमें भी आपको कितने नंबर लाने रहते हैं, तो 12 नंबर लाने रहते हैं। इसमें आपको देखिए फुल फॉर्म्स भी आती हैं, जैसे CPU हो गया, है ना, कंप्यूटर की फुल फॉर्म हो गई, और भी बहुत चीज़ें हैं जिस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्लास में। और अभी हम आपको सिर्फ ये चीज़ बता रहे हैं कि इस तरह का होता है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। भाई जब कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म तो पता ही होनी चाहिए, है ना। और CPU है भाई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। तो इस तरह से आपको ये सब चीज़ें तैयार करनी रहेंगी। तो यहाँ पर आपके ये सब्जेक्ट हो जाते हैं। अब अगर बात कर लेते हैं कि इंटर्नशिप क्या होती है, तो इंटर्नशिप अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि देखिए 1 ईयर का आपको लगता है, जो आपको 5 मंथ आपको स्टडी करनी होती है, आपको कॉलेज में जाके क्लास अटेंड करने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना रहता है। उसके बाद 1 मंथ की आपके नज़दीकी या आपने जो चूज़ किया हो प्राथमिक विद्यालय में आपकी टीचिंग लगती है, जहाँ पर आपको बच्चों को पढ़ाना रहता है, और उसमें आपको फाइल्स भी बनानी रहती है। वो भी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से हर चीज़ एक चीज़ आपको बताते चलेंगे, कैसे आपको फाइल मेंटेन करनी है, कैसे क्या करना है, सब चीज़ बताते चलेंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि अब आपने एडमिशन ले लिया है, अब आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, चीज़ें कैसे सीखें क्या करें, तो बिल्कुल भी आप ये चीज़ माइंड से निकाल दें। अब एक चीज़ और है कि सैद्धांतिक प्रायोगिक ये क्या है, तो कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, तो इसमें आपको एग्जाम नहीं देना रहेगा, आपको इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं करना रहेगा। इसमें क्या होता है कि कॉलेज की तरफ से आपको नंबर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम हमारे कब तक होंगे, तो इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैम हमें यही चीज़ क्यों दिखा रही है, ये तो DLED द्वितीय सेमेस्टर यानी सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के डेट शीट है, तो ये मतलब इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये है कि अभी देखिए एग्ज़ाम कंप्लीट हुए हैं 13 जनवरी 2024 को, अभी स्टार्ट हुए हैं, यानी अभी अभी ये हो चुके हैं आपके 13 जनवरी 2024 को ये कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे बात ये बनती है कि जब एग्ज़ाम अभी 13 जनवरी को कंप्लीट हुए हैं
तो सारे प्रोसेस में 90 दिन के बाद ही एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, यानी करा सकते हैं। वो भी कब करा सकती है पीएनपी? जब सारा वर्क टाइम से हो रहा हो, सारा वर्क टाइम से किया जा रहा हो, तब भी आप मान के चलें कि अप्रैल लास्ट। कब? तो अप्रैल लास्ट, या आप मान लें मई के फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम हो सकते हैं। वो भी ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने डेट बताई है कि उसी के अकॉर्डिंग हो जाए। हो सकता है कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है कि अगर टाइम के अकॉर्डिंग है, भाई आप काउंट कर ले 3 मंथ हो गए यानी 90 डेज हो गए, उसके बाद आपके एग्जाम होने ही होने हैं। तो हो सकता है कि अगर टाइम से सारा वर्क हो रहा है तो इन डेट्स में हो जाएंगे, वरना 1-2 हफ्ते तो ऊपर नीचे होने की तो खैर कोई बात नहीं होती है। और मैं तो यही सोचती हूँ भाई कि अगर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो हम लोगों के लिए अच्छा ही होता है, क्योंकि हमें आपको सिखाने का टाइम मिल जाता है और आपको सीखने का टाइम मिल जाता है। तो अगर टाइम बढ़ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, हमारे हिसाब से तो यही है। क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि जितनी जल्दी एग्जाम हो जाए और हम फ्री हो जाए। अरे ऐसे फ्री होने से क्या फ़ायदा है जब हमारा एग्जाम ही अच्छा ना हो पाए, हमारी तैयारी ही अच्छी ना हो पाए, हमारा रिवीजन ही अच्छा ना हो पाए और हम एग्जाम में बैठ जाएं, तो इससे कोई फायदा नहीं है। हाँ, हमारी तैयारी भी अच्छी हो जाए, रिवीजन भी अच्छा हो जाए, और एग्जाम अगर 1-2 हफ्ता यानी ऊपर नीचे हो गया तो कोई बात नहीं। खैर, यहाँ तक आपके ये चीज़ें सब कंप्लीट हो गई। आई होप आप लोगों की जितने डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर कहीं पर कोई भी डाउट रह गया है, कुछ आप लोग क्लियर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों की क्लासेस कंटिन्यू स्टार्ट हो गई हैं। अब रोज़ आप लोगों को यानी पर डे आपको 5 बजे शाम को क्लास प्रोवाइड हो जाएगी, जिसमें देखिए ऐसा करेंगे कि मैथ की क्लास, साइंस की क्लास, हिंदी की क्लास, यानी ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस चलेंगी। तो इसमें टाइम टेबल रहेगा कि जैसे 2 दिन अगर हमने मैथ आपको बताई तो 2 दिन साइंस के क्लासेस चलेंगे, तो 2 दिन सोशल साइंस के, इस तरह से कंटिन्यू करेंगे, जिससे आपके सारे सब्जेक्ट्स में आपकी मजबूत पकड़ भी हो जाएगी, प्लस आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, एक चीज और कहना चाहेंगे कि देखिए, एक लाइक तो बनता ही बनता है, क्योंकि आपके लाइक करने से क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो एक लाइक आप जरूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए तैयार हो जाए। थैंक यू।